हमारे चंगा के चंबा के विधायक नीरज नायर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी, श्रवण मानसा जी, प्रशांत सकेत जी, हरकेश कंवर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कश्मीर चंद जी, रिटायर्ड IAS, BM नायंदा जी, राजेंद्र सिंह जी, चमन बिल्टा जी, कामेश्वर लोहल्टा जी, गोपाल शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, DK मांडा जी, KR सहजन जी, OP भाटिया जी, घनश्याम चंद जी, बिले राम और सभी वर्तमान में हमारे अधिकारीगण। मैंने पूर्व अधिकारीगण के नाम लिए क्योंकि मैं जब छात्र राजनीति से था तो कुछ मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कुछ से हमने काम सीखा। जब तो मैं आज आपके बीच में आया हूं। 2 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी और सरकार का एक लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक की तो मैंने उस व्यवस्था को समझा, क्योंकि मैं संगठन से आता था और जीवन काल में, जब मैं छात्र जीवन में था, राजनीति जीवन में था, तो फैसला लेना मेरी स्वभाव में था। मैं छात्र जीवन, युवा जीवन संगठन के पदों पर रहा और राज्य स्तर पर ही मैं हमेशा पद पर रहा, चाहे छात्र में था, चाहे युवा में था, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। विधायक बना तो अधिकारियों से सीखा, राजनेता जो हमारे सीनियर से उनसे सीखा, और जब मैं अपने आप मुख्यमंत्री बना उस समय जब मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। आप जानते होंगे कि देर रात तक मैं सीख रहा, समझ रहा, और जब मैंने एक ऐसी व्यवस्था देखी कि इस व्यवस्था में हम हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर कभी खड़ा नहीं कर सकते, और उस दृष्टिकोण से जब हमने काम करना शुरू किया तो ना मैं अपनी बात अधिकारियों को समझा सका, ना अधिकारी मेरी बात समझ सके, और मैंने धीरे धीरे उसमें काम करना शुरू किया। और आज मुझे खुशी है कि जिस दिशा में हम हिमाचल प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, आज चाहे वो IAS अधिकारी है और IAS अधिकारी है, उस दिशा में प्रदेश प्रगति की राह में आगे बढ़ रहा है। मैंने हमेशा कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस प्रदेश की जो संपदा है, इस प्रदेश की जो संपत्ति है, उसका सही बंटवारा। और सही बंटवारा कब हो सकता है? हम 40-50 साल पुराने दकियानूसी कानूनों के आधार पर नहीं आगे बढ़ सकते। हमें एक सोच को जिंदा करना है, एक नीति को जिंदा करना है, एक भावनात्मक प्यार को जिंदा करना है जो हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाए, और उस सोच में हमने आगे कदम बढ़ाया, और जिसमें IAS अधिकारियों के साथ साथ HAS अधिकारियों का भी प्रमुख भूमिका रही है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब लोगों की भावना हिमाचल की मिट्टी से जुड़ी हुई है। आप सब लोगों का प्यार हिमाचल से है। आपका स्वभाव हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जो मिलता जुलता है। अब दिशाएं तय आप करते हैं, सोच और नीति को कैसे बदलाव में लाना है, उस दृष्टि से हमें काम करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश में पिछले 2 साल से कई चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आर्थिक आपदा के रूप में, जब प्रदेश का खजाना खाली था और प्रदेश के खजाने में नाम मात्र का कार्य चलाने के लिए पैसे थे। अब मुझे जानकारी नहीं थी, मैं तो व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूं कि मैं तो पहली बार मुख्यमंत्री हूं।
और मैंने जब पूछा कि अब अगर हम नहीं आते तो जो दूसरा पक्ष की सरकार आती तो वो किस प्रकार अपना कार्य चलाती। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों को वो बता सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि क्या हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। हमने नियमों को बदलना शुरू किया और हमने कानून को बदलना शुरू किया। नियम बदले, कानून बदले, अभी और परिवर्तन करने की जरूरत है और जो हमारा ध्येय है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश कंवर जी है, ओंकार जी है, रात को मिलकर बैठ के होती है। और मेरे दिमाग में जो सुबह आता है या रात के 1 बजे भी आता है, मैं इनको फोन करके सभी अधिकारियों को कह देता हूं कि अगले दिन हमने ये आगे बढ़ना है। अब राजस्व में हम बात करेंगे। आम आदमी को समस्या क्या होती है? इंतकाल हो जाए, पार्टीशन हो जाए, करेक्शन हो जाए, डिमार्केशन हो जाए। उस दृष्टि से हमने तेजी से काम किया और 10-10 साल 5-5 साल पहले जो बने हुए इंतकाल थे वो हमारे 2,70,000 परिवारों के हमने इंतकाल के, पार्टीशन के भी हमने 4,000 से ज्यादा किया। अब इसमें और बदलाव की जरूरत है, क्योंकि चुनौतियों का सामना तभी किया जा सकता है जब नई सोच और नई तकनीक से आगे बढ़े। हमारे साथ एक बड़ी अच्छी जो लाभ हमारी प्रदेश को होता है वो ईमानदारी का लाभ होता है। अभी श्रवण मांटा जी बोल रहे थे कि हम ईमानदार हैं। मैंने सभी हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन डिले करप्शन सबसे ज्यादा है। एक फाइल अगर एक अधिकारी से 5 दिन या 7 दिन में जाए तो उस डिले का कितना नुकसान होता है, इसको हमने बदलने की कोशिश की। मैंने पीडब्ल्यूडी का एक उदाहरण दिया कि पीडब्ल्यूडी में जो टेंडर थे वो 60 दिन के बाद अवार्ड होते थे। अब 60 दिन तक तो हमारे जो हिमाचल का मौसम है, 3 महीने ठंड रहेगी, 3 महीने बरसात रहेगी, काम तो करोगे, 2 महीने आपके टेंडर और अवार्ड में लग जाएंगे। हमने कहा जितना भी बड़ा टेंडर क्यों ना हो, लेना तो उसी कॉन्ट्रैक्टर ने है, लेकिन उसको 20 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर अवार्ड करना। और 22 दिन के अंदर जो अवार्ड हुआ और परिणाम क्या हुआ, एक काम आपका आज शुरू होता है और 5 साल बाद खत्म होता है। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे अगले 4 महीनों में 18 महीने का जो हमने टाइम दिया था वो 24 महीने में बनकर हमारे काम पूरे होने जा रहे हैं। मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि ये नियमों में परिवर्तन किया गया। अब हमने कहा कि सिंगल टेंडर आता है, आप अधिकारी रोज डील करते हुए, सिंगल टेंडर में एक कॉन्ट्रैक्टर 3 बार वो आएगा और अगली बार 3 आदमी लेकर आ जाएगा। हमने कहा अधिकारी को ही पावर दे दीजिए कि सिंगल टेंडर भी आप उसकी एस्टिमेट कॉस्ट का आंकलन करने के बाद उसको अवार्ड कर देंगे। उसमें भी हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमने दिल्ली में एक द्वारका सदन बनाया। उसमें मेरे खेड़ा जी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कहते ये बनेगा 5 साल। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो मैंने क्यों बनाया, जब हम छात्र जीवन में थे तो हम हिमाचल भवन जाते थे, रहते थे, कमरा नहीं मिलता था। फिर कई बेचारे पेशेंट आते थे, उनको कमरा नहीं मिलता था। तो हिमाचल का व्यक्ति जब सबसे पहले नहीं पहुंचता तो उसको लगता कि मैं हिमाचल सदन जाऊं या हिमाचल कहीं जगह दूसरी जगह उसके पास जाऊं। आज हमने उसको बनाया। अधिकारियों ने क्या किया, मैं अधिकारी आप भी है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको भी बताना चाहूंगा कि इसको क्यों बना रहे हैं, इसमें क्या लेना है। मैंने कहा हिमाचल के लोग कई बार एम्स जाएंगे, कई बार वो आगे किसी काम के लिए जाएंगे, इसलिए बनाना जरूरी है। मैंने एक और प्लॉट दिया और सुभाषिष पांडा जी पीडीए के बने, उन्होंने हमें प्लॉट दिया। और आज उस समय इन्होंने कोई 14 महीने हो गए, इस अक्टूबर में उसका उद्घाटन होने वाला है। 24 महीने में 130 कमरे स्टूडेंट्स के लिए अलग से उनको बनकर तैयार हो गए। मैं खुद उसकी विजिट कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको हम स्पीड अप करना चाहते हैं। तो नियमों में परिवर्तन करके आर्थिक आपदा के बाद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रदेश में राजनीतिक आपदा भी है। मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम 34 से 40 में पहुंचे।
उस चुनौती का भी हमने सामना किया आप लोगों के आशीर्वाद से। तो ये अब हमारा जो प्रदेश है इस वर्ष के अंदर, आपने मेरा 25 जनवरी को सुना होगा, थोड़ा चुनौतियों में रहा है, लेकिन क्या इन चुनौतियों से लड़ने की जो आत्मविश्वास हम में है, हमारे अधिकारियों में भी होना चाहिए। हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और जिस आत्मनिर्भर हिमाचल की हमने परिकल्पना की है, कोई दो राय नहीं है कि हम 2027 में उस आत्मनिर्भर हिमाचल को पार कर लेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सभी बैठकों में जानता हूं, और 2032 में आप बड़े गर्व से कहेंगे कि मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूं, उस प्रदेश से आया हूं जो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। ये कहावत नहीं रहेगी, ये सत्य है। आज से मैंने जब पाया हिमाचल प्रदेश की इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती है, उस ड्रेन इन्वेस्टमेंट को हम रोकना चाहते हैं। हमें बत्ती क्या देता है, हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या देता है, हमें टूरिज्म क्या देता है, हमें कौन से इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में लाना है, कौन सी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वभाव के साथ होनी चाहिए, उस पर स्टडी की। हमने पाया बत्ती में हम एशिया का सबसे बड़ा हब है। जीएसटी कितना आता है? महज 100 करोड़ रुपए। हम देते क्या है? हम देते 2000 करोड़ रुपए की सुविधाएं देते हैं, और हम लेते क्या है? तो हमने उस चीज को चेंज करना शुरू किया। भारत सरकार से चैलेंजिंग बोर्ड पर हमने 2 प्रोजेक्ट लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क टैंक पार्क। अब हम उसमें 1000 बीघा जगह दे रहे हैं, 3 रुपए पर यूनिट बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, और 1 रुपया मीटर के हिसाब से जगह देंगे। अगर 1000 बीघे की कीमत भी आप लगा लीजिए तो करोड़ों रुपए होती है। हमने उसमें भारत सरकार को कहा कि आप अपना 30 करोड़ रुपया पकड़िए, हम इस प्रोजेक्ट को खुद वर्क करें। उसी तरह बल्क टैंक पार्क की बात, तो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट किस रूप में हो रहा है? हम सुविधाएं दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, लेकिन हमारे लोग नहीं लग पा रहे हैं। हमारे लोग उस काम के आदी ही नहीं है, उस काम को करना ही नहीं चाहते। तो हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित करना शुरू किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो सोचा उसमें हम आगे बढ़े और हमारे प्रयास रंग लाए, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो आप अधिकारियों का है। इसके अलावा प्रदेश की 5 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया, हाइड्रो को, टूरिज्म को, डाटा स्टोरेज को, फूड प्रोसेसिंग को, और हॉर्टिकल्चर को और एग्रीकल्चर को। हमारा बजट, आप पहला बजट देखिए, आप हमने ग्रीन स्टेट की बात की है। ग्रीन स्टेट किस सोच से कही गई? ग्रीन स्टेट बनाने के लिए क्या जरूरत है, और हम ग्रीन स्टेट क्यों कह रहे हैं? हम लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहलाते हैं। जो ऑक्सीजन नॉर्दर्न इंडिया में जाती है वो हमारे पास जंगल है, उससे जाती है। अगर हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बेचना चाहते हैं, अपनी स्वच्छ वायु को बेचना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए ग्रीन नीतियां लानी पड़ेगी। आज उसी इंडस्ट्रीज में, उसी बत्ती इंडस्ट्रीज में हमसे बिजली ग्रीन मांगी जा रही है, और उसके लिए वो 7 से 8 रुपया पर यूनिट रेट देने के लिए तैयार है। तो इस दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्टेट में जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत कम है, हम उसको बेचना चाहते हैं। हाइड्रो में हमने क्या किया? उस समय हमारे गृह प्रदेश थे, गृह पर एनटीपीसी, एसजेवीएनएल हमने प्रोजेक्ट बनाए। हमारी सरकार का बजट 40 साल के इतिहास में आज जब से हमारा हुआ है, हमने पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया 58,000 करोड़ का प्रस्तुत किया, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का होल है। होल का मतलब 6,000 करोड़ रुपया पैसा बजट में दिखाया गया है। उम्मीद की थी कि ये पैसा आएगा, जैसे वाटर सेस से आना था या दूसरे सेस से आना, तो वो आया ही। हमारा टोटल ही बजट 52,000 करोड़ रुपए का है। अब 52,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, जो हमारे पानी से
जो कंपनी बनी हिमाचल के पानी से, जो कंपनी बनी एसजेबी में, उसका बजट 67,000 करोड़ रुपए का। रॉ मटेरियल हमारा है, रॉ मटेरियल पानी है, फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है। रॉ मटेरियल की कीमत कभी नहीं बनेगी जब बिजली बनेगी, क्योंकि वो तो भगवान जितना पानी बरसाएगा उतना ज्यादा हमारे को बिजली पैदा होगी। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हम उस अधिकार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि हाइड्रो में हमारा रॉ मटेरियल है, थर्मल वाले में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, सेसेस पड़ेगी, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने तेलंगाना गवर्नमेंट से अभी समझौता किया, मैंने उनके मुख्यमंत्री से बात की। हमारा उन्होंने जो हमने नीति बनाई है 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को वापस मिलना चाहिए, उस पर उन्होंने हमसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया। ऐसे ही हम प्रोजेक्ट से अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें आप, इन चीजों के कर्णधार और सूत्रधार आप बनने वाले हैं। आप में कोई ऐसा मन में भावना नहीं आनी चाहिए कि आप कमजोर हैं, आप ताकतवर हैं, आप सरकार की ताकत है, क्योंकि आपका प्यार हिमाचल की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और आपकी ताकत का अंदाजा आपकी सरकार को भी है। हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज हम आपके लिए करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए हिमाचल के लिए दर्द जरूर जुड़ा हुआ है, और जब दर्द जुड़ा होता है तो आपका दिल हमेशा ये कहता है कि नहीं, जब हिमाचल से बाहर जाते हैं तो आपका दिल करता है कि कौन हिमाचली उससे मिल सकते हैं। ये हमारे स्वभाव है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार ऐसे है कि हमको कुटुंब में रहने की आदत है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, बड़ा मैं शिमला हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, पता से लेकर यूनिवर्सिटी तक। आज शिक्षा के स्तर में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आई? हम रोज नए फैसले कर रहे हैं। कंवर साहब रात को 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह मैं फोन कर देता हूं, फिर उसको उठना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं? हम गांव के स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। पहले गांव के स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा होती थी। बच्चों के जो गांव के स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी हम धोखा दे रहे हैं, उनके माता पिता को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसी हालात पैदा क्यों हुई? ये हालात क्यों पैदा हुए? अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं हम बना सकते, तो कमियां कहां रही? नेतृत्व में भी कमी रही, अधिकारियों में भी कमी रही। आईजीएमसी हमारा सबसे बड़ा प्रीमियर हॉस्पिटल है। सारे बेस्ट डॉक्टर, मैं दिल्ली में जाता हूं, आईजीएमसी से पढ़े हुए। आईजीएमसी की हालत क्या है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा? आज आईजीएमसी में एक बेड पर 2-2 पेशेंट सो रहे हैं। अभी हमने उसका अपग्रेडेशन किया, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को अपग्रेड करके डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया। हम लोग भी जिम्मेवार हैं। अब आईजीएमसी में पैरामेडिकल स्टाफ जो है, स्टाफ नर्स पहले आईजीएमसी जाएगी, फिर मैं सिफारिश कर दूंगा, वो पीएससी में चले जाएगी। जब काम ज्यादा बढ़ेगा पेशेंट को देखने को, तो ट्रांसफर करवा देंगे। हम नेतृत्व भी जिम्मेदार है। हमने उसमें भी अलग किया कि पैरामेडिकल स्टाफ जो होगा टीएचएस के अंदर आ जाएगा, और डीएमई के अंदर हम पैरामेडिकल स्टाफ तुरंत प्रभाव से भरने जा रहे हैं। डॉक्टर्स के भी हम कैडर को अलग कर रहे हैं। डीएचएस का कैडर अलग होगा और डीएमई का कैडर अलग होगा, ताकि एक कॉलेज में रहकर वो डॉक्टर निश्चिंत होकर पेशेंट को तो दे सके। टेक्नोलॉजी का क्या हाल है? सबसे बेस्ट बड़ा हॉस्पिटल आईजीएमसी, 20 साल पुरानी आपकी सिटी स्कैन की मशीन लगी हुई है। 20 साल क्या देखेगा वो? टेक्नोलॉजी इतनी हाईएंड हो रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है। अगले दिन खराब, इतना पैसा नई में लगा देते तो अच्छा होता। एएमसी में ही लगा रखा है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी अधिकारियों को थोड़ी सी अपनी अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तो अकाउंटेबिलिटी भी आप लोगों के ऊपर होनी चाहिए। ये सब चीजों को हम तैयार कर रहे हैं।
हम रोबोटिक सर्जरी में जा रहे हैं, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए। हमने पिछले दिनों बैठक की और 1800 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट हमें डीएचएस में भी चाहिए और कम से कम आईजीएमसी और टांडा को तो बेस्ट मेडिकल कॉलेज बनाए। ये ट्रांसफर हॉस्पिटल ना बने ना कि यहां से पीजीआई चले गए, पीजीआई से चले गए एम्स चले गए, घूमते रहे, तब हम पैसा बहुत खर्च करते थे। पर इन सब चीजों का हाल क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। 70% पैसा हम अपने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पे, ब्याज और मूलधन पर खर्च करते हैं। 5% की आबादी पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी 50% बजट का खर्च होता है। पर मैं ये नहीं कहता, हमें इनको भी देखना है, लेकिन और संस्थाओं को भी देखना है। इसलिए हम इसमें थोड़े फैसले कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। फैसले किसी को दबाने के लिए नहीं किए जाते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसका धीरे धीरे पता लगता है कि ये समाज के हित में, और हम सब लोग एक ही समाज के लोग हैं। तो आप लोगों को भी उस फैसलों में सहयोग करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को जिम्मेदारी दी जाए। महिलाओं को मैं जब से हमारी सरकार आई हमने जिम्मेवारी दी, और मेरी नीति कभी ये नहीं रही है कि जो अधिकारी जहां लगाया उसको बदल देना है कि हमारी सरकार बदल देगी। मेरी नीति हमेशा से ये रही है कि प्रदेश के हित में कैसे फैसले लिए जाए। आपने देखा 1.5 साल तक हमने डीसी नहीं बदला, मैं अधिकारी भी नहीं बदलूंगा। मुझे तो काम करवाना है, मुझे काम लेना है और काम लेकर प्रदेश के हित में फैसले करने हैं। तो हम इस दिशा में भी आगे बढ़े। आप 1 साल के अंदर आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज का पूरा स्वरूप बदला हुआ देखेंगे, टांडा मेडिकल कॉलेज का पूरा स्वरूप बदला हुआ देखेंगे। डॉक्टर छोड़ के चले जा रहे हैं, एमडी की है, एमएस की है, एसआरशिप की है, 60,000 रुपये मिल रहे हैं। उनके लिए भी हम 60 से बढ़ाकर उनको भी हम हाई पे की उसमें लाने जा रहे हैं। उसी तरह एचएस ऑफिसर्स ने जो मांग रखी है, उस मांग पर भी हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, हमने ओपीएस दिया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमें चिट्ठी आती है कि आप यूपीएस में कुछ करोगे तो हम आपके 1600 करोड़ रुपए रिलीज कर देंगे। हमने कहा नहीं। हमने ओपीएस क्यों दिया? इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ नहीं है कि हमको वोट डालेंगे आप। हमने ओपीएस देना था तो अंतिम साल में देंगे। या लोगों की तो याददाश्त बड़ी कमजोर है। 4 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या कहा उसके लिए दिमाग में आजकल सोचना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल ने इतना दिमाग कमजोर कर दिया कि वो याददाश्त कमजोर हो जाती है। हमने इसलिए दिया कि आने वाले भविष्य में जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ये विश्वास हो, क्योंकि आने वाले जो बुजुर्गों का भविष्य वो बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है, ताकि उनको हर साल सरकार की तरफ से एक अश्योर्ड इनकम मिले और वो अपना गुजारा आराम से कर सके और अपने खर्चे का बंटवारा आराम से कर सके। 1600 करोड़ रुपए के हम पर कैपिंग कर दी गई लोन की, हम उससे भी नहीं घबराए। आपका अंशदान है, सरकार का अंशदान है ईपीएफ के रूप में 9,000 करोड़ रुपया पड़ा है। आज ही मैंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से बात की, वो भी नहीं हमको मिल रहा है। आपदा प्रदेश में आई, केंद्र की टीम आई, 9300 करोड़ रुपया इस सरकार का केंद्र की टीम ने डिसाइड किया, वो पीडीए ने आज तक नहीं मिला पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो इसका मतलब हमने उन चुनौतियों से लड़ना नहीं है, लड़ना है और आगे बढ़ना है, पीछे हटने वाले हैं नहीं। और मैं तो अपना जीवन में चुनौतीपूर्ण संघर्ष करके ही आगे आया, और चुनौती को स्वीकार करना मेरे स्वभाव में है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन पाए जाएंगे उसको हमारी सरकार दूर करने का पूरा कोशिश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कुछ चीजें मंच पर नहीं बोली जाती है, कुछ चीजें मंच पर नहीं बोली जाती है। मांटा जी मेरे पास आए थे, जो आपके साथ ये 4/9/14 का जो आपका जो गैप का बात है, इसके लिए हम इसकी पूरी कमेटी में चाहूंगा कि इसकी रिपोर्ट बनाकर मुझे सबमिट की जाए।
और जो प्रमोशन आपने एक बात बोली कि हमारे जो एसडीएम है उनको एक नई दिशा में हमने बिठाया है। मैंने खुद फैसला किया कि उनको थोड़ा सचिवालय के 4-5 महीने मिलने चाहिए। सचिवालय के 4-5 महीने मिलने के बाद वो सचिवालय की कार्यप्रणाली को समझेंगे और आने वाले समय में उनको सचिवालय में ही आना है। तो इसलिए अगर आपको प्रमोशन चाहिए, जो आपकी कमियां हैं, आपके मन में ये ना लगे कि मैं इससे कम हूं जबकि आप उससे ज्यादा काम करते हो, उन कमियों को दूर करने का दायित्व हमारी सरकार का भी है और हम इन कमियों को दूर भी करेंगे। जो आपने कहा है कि 4, 9, 14 प्रमोशंस के वो चैनल के हमारे सेक्रेटरीज के है, उसके बारे में जल्दी एक फैसला किया जाएगा, क्योंकि इसका अध्ययन करवाना पड़ेगा। अध्ययन करवाने के साथ मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके इस फैसले को जल्दी ही आगे समझदारी से आगे लाया जाएगा। मैं तो खुद चाहता हूं कि महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी जाए। मैंने तो अभी आईएएस और आईपीएस इसलिए मना की कि सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, उसमें आपको एचएस ऑफिसर को आगे आने का मौका मिलेगा। अभी भी मैंने 153 की जो कैडर की पोस्टिंग मैंने आज आपसे बात की थी कि इसमें कौन सी पोस्टें ऐसे जिसमें आप ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं, तो उन पोस्टों को भी मैं अभी चेंज करूंगा। और ये मैं इसमें नहीं कर रहा। अब आईएफएस ऑफिसर की क्या जरूरत है? 115 आईएफएस ऑफिसर है, इतने ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है। हम उसमें भी कमी कर रहे हैं, लेकिन एचएस ऑफिसर में हम चाहते हैं कि इसको और स्ट्रेंथन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको मजबूत किया जाए। और उसके लिए कंवर साहब तो खुद एचएस ऑफिसर से आए हैं, तो आप मेरे को जो प्रमोशन की मांग है उसके साथ एक बार आपके साथ मुझे बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी उठाना पड़ेगा और आप लोग ये आपके एसोसिएशन के लोग भी आके बैठ के बात करेंगे। और जो 4, 9, 14 की बात है, इसमें आप मेरा पूरा सहयोग देंगे। थोड़े दिनों के लिए आप इंतजार करेंगे, तब तक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसमें हम प्रूडेंटली थिंक करके सही ही फैसला करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को अच्छे पद भी मिलेंगे, पर उसका एक खाता तैयार करना पड़ेगा। फाइनेंशियल की कोई बात नहीं, कितना नुकसान होगा इतना होगा, उसमें मैं खुले मन से कहना चाहता हूं। हम अपने अधिकारियों को भी देना चाहते हैं, अपने कर्मचारियों को भी देना चाहते हैं, और जहां ये लगता है कि ये कमी है उसको दूर भी करना चाहते हैं। और ये प्रमोशन के एवेन्यूज कैसे बनाने हैं वो, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप लोगों को बैठ के मुझे समझाना होगा कि हमने इस ढंग से इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरे को भी नुकसान हो और आपको भी फायदा हो। तो उस दृष्टि से इसकी एक बैठक बुलाई जाएगी। आप हमें समय दीजिए और समय के बाद जब हम आपकी मांग पूरी करेंगे तो एक बार आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मांग को हम आपके गौर से करेंगे। और मैं कंवर साहब से भी चाहूंगा, ओंकार जी से भी चाहूंगा कि एक अधिकारियों की मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोलूंगा, जल्दी अगले महीने के अंत में हम इसकी बैठक बुलाएंगे जिसमें आपका आगे बढ़ा जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, डिले ना हो। डिले करप्शन ने हमारे स्टेट को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की, और हर साल अगर इन्फ्लेशन आप 5% रखो तो कॉस्ट बढ़ जाती है। 2 पैसे ज्यादा दे दीजिए लेकिन स्पीड अप काम करवाइए, उससे हमारी स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति भी थोड़ा प्यार जरूर रखिए। कई बार एसडीएम बन जाते हैं, अच्छी बात है, आईएएस भी है, कई एसडीएम लगते हैं, क्रांतिकारी फैसले करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी भी आपको मैनेज करना है, पब्लिक को भी करना है, लीडरशिप को भी करना होता है, और अपने आप को, अपनी सोच को और सरकार की सोच को भी आगे बढ़ाना होता है। यही मैनेजमेंट आपको करनी है, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर थिंकिंग पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव थिंकिंग जब आप रखोगे तो निश्चित तौर पर आपको भी संतुष्टि मिलेगी, सरकार के काम में भी अच्छापन आएगा और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हम कृतज्ञ हैं, सभी एचएस ऑफिसर्स उनके शुभाशीष एवं सकारात्मक मार्गदर्शन